व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को। देखो एक वीडियो इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट टाइम जाकर के आप उस वीडियो को चेक कर लो। उसके बाद सेकंड वीडियो, आज के वीडियो में लगभग हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, बस कुछ टॉपिक बच गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब आज के वीडियो में जो हमने पार्ट देखने हैं वो 2-3 पार्ट देखने हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। दो तरह के चैलेंजेस हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। एक होता है लिंगरिंग चैलेंजेस, जिसमें दो तरह का चैलेंजेस आया था, एक चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट और चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और दूसरा हमने पढ़ा था इमर्जिंग चैलेंजेस। तो चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट जो फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है, अब सेकंड जो हमने कंप्लीट करना है लिंगरिंग चैलेंजेस का पार्ट, वो है द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब चलो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्या है चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे फार्मर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूरा का एक पूरा प्रोसेस होता है विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सबसे पहला गैदर द प्रोडक्ट्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग के बाद, कटिंग के बाद बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स फार्मर ने बनाया है, उन सारे प्रोडक्ट्स को गैदर करना, कलेक्ट करना कि हमने कितना प्रोडक्शंस करा, कितना हमारे पास बेसिकली टोटल प्रोडक्ट्स आ रहा है, इन सारे चीजों को गैदर करना आफ्टर द हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो भी प्रोड्यूस हमने किया है, जो भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस करा है, उसको प्रोसेसिंग में लेकर के जाना, उसको क्लीन अप वगैरह करना, ये सारा सेकंड प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड ऑफ प्रोड्यूस। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रोड्यूस का ग्रेड्स भी बनाते हैं, और ये जो ग्रेड्स बनाते हैं ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी के बेसिस पे हम लोग ग्रेड बनाते हैं। कि जैसे अगर हम लोग बात करें राइस की, तो राइस में भी बहुत तरह के वैरायटी ऑफ राइस होते हैं, बहुत तरह के क्वालिटीज होते हैं। तो अलग अलग क्वालिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रेड बना देना अपने प्रोड्यूस का। नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस की, जो भी हमने प्रोड्यूस करा है, जिसका हमने अभी ग्रेडिंग करा, उसका एक अच्छा पैकेट बनाना, एक अच्छा पैकेजिंग करना। उसके बाद स्टोरिंग प्रोड्यूसेस फॉर फ्यूचर सेल। अब फ्यूचर में सेल करने के पर्पज से उसको बेसिकली स्टोर करना, अपने वेयर हाउसेस में स्टोर कर देना। और लास्ट है हमारे पास सेलिंग द प्रोड्यूसेस एट बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइसेस पे उस प्रोड्यूस को सेल कर देना, कि मार्केट में जब भी एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा उस प्रोड्यूस का, उसको मार्केट में सेल कर देना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ये सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। दैट इज द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रहा था कि ये जितने भी प्रोसेस है, वो फार्मर्स थे, वो फार्मर पूरा का पूरा मनी लेंडर्स के कर्जे में थे। तो जितने भी फार्मर प्रोड्यूसेस करते थे, उन सारे प्रोड्यूसेस को बेसिकली वो मनी लैंडर्स थी काफी सस्ते दामों में ले लेते थे। तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता था, एक अच्छा मार्केटिंग नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनको कर्जा भी तो चुकाना होता था मनी लेंडर्स का, विलेज ट्रेडर्स का। तो मनी लेंडर और विलेज ट्रेडर्स पूरा का पूरा इनका प्रोड्यूस खरीद लेते थे, और वो भी काफी सस्ते दामों पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि अगर इस तरीके से फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, तो फार्मर का एक अर्निंग का बेसिकली कोई सोर्स नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिया। अब वो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, सबसे पहला टू क्रिएट अ रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब कि बेसिकली गवर्नमेंट ने देखा कि फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स का एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा प्राइस दिलवाने के लिए अभी कभी समटाइम्स गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि जो फार्मर्स है, उस फार्मर्स को मार्केट में एक अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स का एक अच्छा प्राइस नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने बनाई एक मैनेजिंग कमेटी। अब ये मैनेजिंग कमेटी क्यों बनाया गया, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा या फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस दिलवाया जा सके उनके प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे सर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, तो बेसिकली मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो कुछ तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और कुछ फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और कुछ अदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, जिनका मेन पर्पस था बेसिकली फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस दिलवाना उनके प्रोड्यूसेस का, उनके जितने भी प्रोडक्शंस हुए हैं उनका। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड स्टेप था एमएसपी पॉलिसी। अब एमएसपी पॉलिसी क्या होता है, एमएसपी पॉलिसी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे एक एमएसपी पॉलिसी बनाई कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दिया कि सपोज कि राइस जो है वो ₹25 पर केजी, ये गवर्नमेंट इतने में खरीदेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दिया कि फार्मर्स का राइस जो है वो गवर्नमेंट ₹25 पर केजी में खरीद लेगी, बट वो गवर्नमेंट जो है
वो पहले फार्मर्स को पूरा फ्रीडम दे दी कि आप अगर 25 से ज्यादा में बेच पा रहे हो मार्केट में तो आप इसको सेल कर लो। अगर आपको 30 रुपीज मिल रहे हैं, 31 रुपीज, 32 रुपीज मिल रहे हैं तो आप उसको मार्केट में सेल कर लो। बट अगर मार्केट में आपको लगेगा कि इससे भी कम प्राइस मिल रहा है, 25 रुपीज पर केजी से भी कम प्राइस मिल रहा है, तो आप बेसिकली उस राइस को आप मुझे दे दो, मुझे आप 25 रुपीज में रिटेलली आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जो एमएसपी पॉलिसी बनाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि जो फार्मर्स का राइस है वो 25 रुपीज से कम में मार्केट में सेल नहीं होगा। तो ये भी काफी ज्यादा एक मेजर्स निकल के आया मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी बेसिकली क्यों डेवलप किया गया, ये भी एक मेजर्स लिया गया मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी क्यों बनाए, यहां पे बनाया गया टू रेज द बार्गेनिंग सिस्टम, टू रेज द बार्गेनिंग सिस्टम। बार्गेनिंग सिस्टम को रेज करने के लिए या बार्गेनिंग पावर को रेज करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने बनाया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले कि कभी ऐसा भी होता है कि बेसिकली मार्केट में जो है वो सेलर एक अकेला है लेकिन बायर बहुत सारे हैं, तो फिर अगर मैं अकेला सेलर हूं किसी मार्केट में तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। तो उस केस में अगर और भी सेलर हैं तो वो अपने प्राइस पे चल रहे हैं, वो अपने प्राइस पे चल रहा है और मैं अपने प्राइस पे चल रहा हूं, तो मेरी और उनकी बन नहीं रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने एक तरह का एक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी डेवलप किया कि सारे सेलर को बल्क में लेकर के, अगर सारे सेलर बल्क में लेकर के आएंगे तो अपने प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस डिमांड कर सकते हैं और उनके प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया ना। अब वो अपने प्राइस पे अगर मार्केट में उसको सेल करेंगे तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। तो बेसिकली बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए बनाया गया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। उसके बाद है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट ने बनाया टीवी मीडिया, एडवर्टीजमेंट मीडिया थ्रू न्यूज़पेपर, बहुत तरह के मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रिंट करवाया, एडवर्टीजमेंट निकाला टू अवेयरनेस ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स को अवेयरनेस कराने के लिए कि बेसिकली फार्मर्स को ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनके प्रोड्यूस का क्या प्राइस मिल सकता है, क्या डिमांड है, उनको कितना सप्लाई करना चाहिए, कितना स्टोर करना चाहिए। इन सारे चीजों से अवेयर कराने के लिए गवर्नमेंट ने प्रिंट मीडिया यूज किया, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, अलग अलग जरिए अलग अलग मीडियाज के थ्रू फार्मर्स को अवेयर कराया कि बेसिकली उनके साथ मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक अच्छा मेजर था टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। उसके बाद है द प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग का मतलब कि गवर्नमेंट ने देखा कि समटाइम्स फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस मार्केट में नहीं मिल पाता है, तो उस केस में अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि बेसिकली एक वहां पे फार्मर्स को बोला कि अगर आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोड्यूस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वेयर हाउसिंग, आप अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में स्टोर कर दो और फ्यूचर में जब एक अच्छा प्राइस मिलेगा मार्केट में तो आप उसको सेल कर देना, तो आपको अपने प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेयर हाउस भी प्रोवाइड करवाया गवर्नमेंट ने। और सबसे लास्ट में हमारे पास है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अपने क्रॉप्स को, आप अपने प्रोड्यूस को अगर रूरल एरिया में सेल करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई होने के कारण आपके प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है, तो आप रूरल एरिया से उसको अर्बन एरिया में ला करके सेल करो जहां पे आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। अब अर्बन एरिया में लाने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली जो रेलवे फ्रेट थे, रेलवे फ्रेट में काफी ज्यादा एक सब्सिडीज प्रोवाइड किया, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट कर दिया कि अगर रूरल एरिया से आप अर्बन एरिया में लाके बेचते हो तो आपके प्रोडक्ट्स का एक अच्छा प्राइस मिलेगा, बट वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आएगा कैसे? थ्रू रेलवेज। तो गवर्नमेंट ने रेलवेज फ्रेट में काफी ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड किया जिससे बहुत कम फेयर में वो बेसिकली अपने प्रोड्यूस को रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ला करके सेल कर सकते थे और एक अच्छा प्राइस ले सकते थे, एक हेवी प्राइस, एक हेल्दी प्राइस ले सकते थे। तो ये सारे मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट यानी लिंगरिंग चैलेंजेस वाला पार्ट कंप्लीट। अब जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ना है वो है इमर्जिंग चैलेंजेस। तो इमर्जिंग चैलेंजेस में बेसिकली दो चैलेंजेस हम लोग को पढ़ना था, एक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर की, अगर एग्रीकल्चर से अलग हट करके हम लोग और भी किसी भी एरिया में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने तो और क्या क्या हो सकता है,
और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब कि किस तरीके से हम लोग फार्मिंग करें कि हमारा खुद का और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन का भी काम अच्छे से चल सके। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या देखना है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि अगर एग्रीकल्चर से अलग हट करके हम और भी ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं लाइवलीहुड के, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लाइव स्टॉक फार्मिंग होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब कि एक फार्मर अगर अपने एग्रीकल्चर से अलग हट करके कोई ऑप्शन ढूंढे तो उसी जमीन पे वो एनिमल को यूज करके भी कुछ पैसा कमा सकता है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकता है। जैसे हेन्स वगैरह को यूज करके या शिप्स को यूज करके या फिर जितने भी गॉड्स हैं उनको यूज करके, बेसिकली एनिमल्स को यूज करके भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। हेन्स वो पोल्ट्री के लिए होते हैं, एग्स के लिए होते हैं, या फिर जितने भी सीप होते हैं वो उल के लिए होते हैं, कुछ गॉड्स वगैरह जो होते हैं। तो इन सारे चीजों को लाइव स्टॉक फार्मिंग हम लोग बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर एग्रीकल्चर से बाहर हटके हम लोग ऑप्शन ढूंढे तो। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज। अब फिशरीज क्या होते हैं कि ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है आज के डेट में। फिशरीज भी पूरे कंट्री के लगभग सारे पार्ट में फैल चुका है, एक अच्छा बिजनेस है, हर पार्ट में देखने को मिल जाता है। अब ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमारे वेस्ट बंगाल वाले साइड में, या फिर साउथ वाले साइड में, वो तमिलनाडु और तेलंगाना वाले साइड में, कुछ केरला साइड में भी देखने को मिल जाता है। तो फिशरीज भी काफी अच्छा ऑप्शन है एग्रीकल्चर से अलग हट करके पैसा कमाने का, लेकिन आज भी फिशरीज काफी बैकवर्डनेस है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा लोग इसमें इंगेज्ड है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिशरीज भी काफी बैकवर्डनेस देखने को मिल जाता है। तो फिशरीज भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम एग्रीकल्चर से अलग हट करके देखें लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि रादर देन क्रॉप ग्रो ऑन द लैंड हम लोग अदर ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम लोग राइस व्हीट पल्सेस ग्रो ना करके उसके जगह पे कुछ फ्रूट्स ग्रो कर ले या फिर कुछ फ्लावर्स ग्रो कर ले, तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है एग्रीकल्चर से अलग हट करके, जिसमें काफी अच्छा एक लाइफ स्टाइल बनाया जा सकता है। तो ये होता है हॉर्टिकल्चर। और लास्ट हमारे पास होता है द कॉटेज ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है कि बेसिकली आज के डेट में फैमिली लेबर्स को यूज करके, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट को यूज करके आप घर से भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। घर से भी बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स का यूज करके कुछ सामान बना करके उस टाइप का हैंडलूम वगैरह आप उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में, लो इक्विपमेंट्स में बेसिकली हम एक अच्छा प्रॉफिट्स मार्जिन कमा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से अलग हट करके कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन लेकर के आते हैं टू अर्न द प्रॉफिट एंड लाइफ स्टाइल मेकिंग द बेटर्स। तो यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर की बात करें तो ये 4-5 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कुछ आईटी सेक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें भी बेसिकली हम लोग अपना कुछ ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर से अलग हट करके एम्प्लॉयमेंट के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहां तक आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा एक बचा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर्स हमारा हो जाएगा क्लोज। तो ये चैप्टर्स के लिए एक और वीडियो आएगी जो कल आएगी, और कल आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर्स बना के रखिए। थैंक यू।